हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। ठीक है, तो आज का वन शॉट सेशन है बच्चों। आज का वन शॉट सेशन है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स की बात की थी। तो आज हम जो दूसरा चैप्टर है बायोटेक का, उसकी एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूनिट जिसमें ये दोनों चैप्टर्स आते हैं, ये एक हाई वेटेज यूनिट है। और आप मान के चल सकते हैं 5 से 6 सवाल नीट में इनसे पूछे जाएंगे। तो पिछली बार में हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हाई वेटेज चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग कोशिश करेंगे 3 घंटे के अंदर अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले। चलिए बच्चों, तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको याद रखना है बच्चों, इस चैप्टर में एक एडिशनल चीज ऐड हुई है। जब आप नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस चैप्टर के अंदर 2 एक्स्ट्रा पेजेस ऐड किए गए हैं। और वो ऐड किए गए हैं टिश्यू कल्चर के। उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दे रखा है और प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रखी है। ये दोनों टॉपिक्स जो थे बच्चों, ये दोनों टॉपिक्स पहले वाली एनसीईआरटी में थे। स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर अगर आपको याद होगा, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला एक चैप्टर था, उसके अंदर ये टॉपिक थे। तो वो टॉपिक्स को इस बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में डाल दिया गया है। और वो चैप्टर जो है स्ट्रैटेजीज वाला, वो एलिमिनेट हो चुका है, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है और जो टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक है, उसको भी हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, इसी चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला और जो टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक है, वो अपन लास्ट में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। अब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले 2 टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एक होता है जीएमओ। सबसे पहला जो टर्म आपको यहां पर पता होना चाहिए बच्चों, वो है जीएमओ। जीएमओ स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब जीएमओस क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये प्लांट्स हो सकते हैं बच्चों, एनिमल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई हो। सिंपल सा बात है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, भले ही वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्लांट है, एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई है, मतलब उसके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है। या तो उसके डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज किया है, बाहर से कोई डीएनए उसके अंदर डाला है, उसके डीएनए को काटा छाटा गया है। तो अगर उसके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया है, उसके डीएनए को ऑल्टर किया गया है, उसके डीएनए में कोई चेंज किया गया है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? जीएमओस। तो जीएमओस में क्या हो गया बच्चों? ऑर्गेनिज्म जिनका जिनका डीएनए has been altered या मैन्युपुलेटेड। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई हो, मैंने आपसे कहा, या तो उसके डीएनए का सीक्वेंस चेंज किया गया हो, कोई बाहर का डीएनए उसके अंदर इंसर्ट किया गया हो, उसके डीएनए को काट छाट करके जोड़ा गया हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम जीएमओ कहते हैं, जिनके डीएनए के साथ ऑल्टरेशन या मैन्युपुलेशन किया गया हो। अब एक और चीज क्या है बच्चों, इन जीएमओ का ही एक टाइप होता है। जीएमओ के अंदर ही एक स्पेशल टाइप आता है जिसे हम कहते हैं बच्चों ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनसीईआरटी में ये टर्म भी दे रखा है, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो एक सिंपल सी बात है बच्चों, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर अ टाइप ऑफ जीएमओ। ये जीएमओ के ही टाइप हैं, मतलब इनके भी डीएनए के साथ कोई चेंज किया गया है। अब क्या किया गया है? तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में आपको सबसे पहले एक टर्म पता होना चाहिए बच्चों, जिसे हम कहते हैं ट्रांसजीन। एनी फॉरेन जीन, कोई भी फॉरेन जीन होती है उसे ट्रांसजीन कहते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, एनी फॉरेन जीन, एनी फॉरेन जीन इज कॉल्ड अ ट्रांसजीन। और वो फॉरेन जीन जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, वो फॉरेन जीन को जिस भी ऑर्गेनिज्म में डाला गया है, वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने एक जीन निकाल ली। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जीन है वो चूहे से निकाल ली, तो चूहे से आपने एक जीन को बाहर निकाल लिया। अब वो जीन क्या कहलाएगी? ट्रांसजीन। और उस जीन को अगर आपने किसी घोड़े में डाल दिया, तो वो घोड़ा चूहा तो नहीं बनेगा,
वो घोड़ा क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक घोड़ा। तो एनी फॉरेन जीन इज कॉल्ड अ ट्रांसजीन, और वो फॉरेन जीन को आप जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में कोई फॉरेन जीन इंसर्टेड है तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक जीएमओ का ही एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में हम जीएमओस की बात करेंगे और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है बच्चों? सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस किसमें पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर में। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन किसमें पढ़ने जाएंगे? एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में हम लोग बेसिकली किसकी बात करेंगे? जीएम प्लांट्स की। एग्रीकल्चर में हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की। अब पहला सवाल आता है कि सर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्यों बना रहे हैं, क्या फायदा है? एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, क्या फायदे हैं? तो एनसीईआरटी में 5 एडवांटेजेस हैं। 5 एडवांटेजेस हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्यों बनाते हैं। सबसे पहले तो आजकल अपन देख ही रहे बच्चों, प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो करते हैं तो कहां पर, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर भी ग्रो करते हैं, जहां पर सॉइल में ज्यादा सॉल्ट होता है वहां पर भी ग्रो करते हैं। तो उनको ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर सॉइल में ज्यादा सॉल्ट होगा या सॉइल में पानी कम होगा तो उनके लिए ये एबायोटिक स्ट्रेस है, क्योंकि पानी की कमी या सॉल्ट की ज्यादा मात्रा प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करती है। तो हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाएं जो उनके ऐसे एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट हो सके। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया जीएम प्लांट्स का? पहला एडवांटेज ये है टू मेक प्लांट्स, टू मेक देम टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या है? जैसे अपन ने कह दिया ड्रॉट, सूखा बच्चों, पानी की कमी हो जाती है, ड्रॉट, या ज्यादा सॉल्ट आ जाता है सॉइल में, सैलिनिटी। तो एबायोटिक स्ट्रेस के लिए प्लांट्स को टॉलरेंट या रेजिस्टेंस बनाएं। दूसरा, हमको पता है कि प्लांट्स को कीड़े बहुत लगते हैं बच्चों। इंसेक्ट्स या पेस्ट जो हैं वो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम क्या करते हैं? पेस्ट्स और इंसेक्ट्स को मारने के लिए केमिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है, हमें अफेक्ट करता है। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो सके, जो पेस्ट रेजिस्टेंट बन सके, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। बीटी कॉटन क्या है? एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। टबैको प्लांट क्या है? एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। तो इसका मतलब जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे प्लांट्स बनाओगे जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हैं या पेस्ट रेजिस्टेंस हैं, तो आपको अलग से केमिकल पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनसीईआरटी का दूसरा एडवांटेज क्या है बच्चों? दूसरा एडवांटेज वही है ना कि रिड्यूस रिलायंस या डिपेंडेंस, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस रिलायंस या डिपेंडेंस ऑन आपके पास केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के लिए डिपेंडेंस कम कर देना, क्योंकि आप जेनेटिकली इंजीनियरिंग से ही इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज बना रहे हो। फिर तीसरा एडवांटेज क्या है बच्चों? रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। नेक्स्ट क्या होता है? रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मतलब जब हार्वेस्टिंग, जब फसल पक जाती है ना, फसल पकने के बाद हम फसल को काटते हैं, तो उस दौरान भी क्या होता है? काफी लॉस होता है। तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए जाएं जो पकने के बाद या हार्वेस्टिंग के बाद भी नुकसान ना हो उनमें। तो रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। नेक्स्ट फायदा क्या है? इंक्रीज मिनरल यूसेज एफिशिएंसी बाय प्लांट्स। मतलब ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाएं जो सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब भी कर लें और सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करने के बाद उसको बेहतर यूज कर पाए। तो उससे क्या होगा बच्चों? सॉइल में मिनरल्स ज्यादा समय तक रहेंगे, क्योंकि मिनरल एब्जॉर्प्शन की और मिनरल एब्जॉर्प्शन के बाद उसको यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ गई है। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हमने बनाए हैं। और पांचवा क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट रिच प्लांट बनाना।
ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच प्लांट वेराइटीज बनाने, मतलब ऐसे प्लांट्स बनाना जिसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स मात्रा ज्यादा हो। जैसे अपन पढ़ेंगे बच्चों गोल्डन राइस। भाई नॉर्मली गोल्डन राइस अपन किस में पढ़ते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ही तो है, उसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। तो विटामिन ए एनरिच्ड गोल्डन राइस वो भी क्या है, जीएम प्लांट है। तो एनसीईआरटी यहां पे लिखती है विटामिन ए एनरिच्ड राइस, जिसको हम गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले हम एप्लीकेशंस, एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। और एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर क्यों है, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि वो एबायोटिक स्ट्रेस को बेहतर रूप से टॉलरेट कर सकें, वो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज बना रहे हैं। उनकी मिनरल यूसेज एफिशिएंसी प्लांट्स की बढ़ सके, उनमें नुकसान, हार्वेस्टिंग के दौरान नुकसान कम से कम हो, और उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम, ये तो फायदे हैं, अब हम एग्रीकल्चर में जीएम प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, जीएम या ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। अब जीएम ट्रांसजेनिक प्लांट्स में बच्चों मैं सबसे पहले तो टोबैको प्लांट ले रहा हूं। सबसे पहला टोबैको प्लांट क्यों ले रहा हूं बच्चों, यह आपकी करंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में था और एक पीवाईक्यू बन चुका है। आपको याद रखना है बच्चों, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, जो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बना था ना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट दैट वाज प्रोड्यूस्ड वाज टोबैको प्लांट। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, टोबैको प्लांट था। इसमें क्या किया गया था बच्चों, इसमें एक फॉरेन जीन इंसर्टेड थी, किसकी, एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इंसर्टेड थी, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन। और हर्बिसाइड का नाम क्या होता है बच्चों, ग्लायोफोसेट। ग्लाइकोफोसेट एक केमिकल होता है बच्चों, और इस ग्लायो या ग्लाइकोफोसेट रेजिस्टेंट जीन किस में डाली गई थी, इस टोबैको प्लांट में। भाई हर्बिसाइड का मतलब एक ऐसा केमिकल है जो हर्ब्स या वीड्स को मारता है बच्चों। उस केमिकल या उस हर्बिसाइड का नाम क्या है, ग्लाइकोफोसेट। तो उस हर्बिसाइड के रेजिस्टेंट जीन, उस ग्लाइकोफोसेट के रेजिस्टेंट जीन को किस में डाला गया था, टोबैको प्लांट में। और ये क्या बन गया, इस कारण ये एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बन गया। इस प्लांट का नेचर क्या है, इस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों, कि दिस प्लांट इज नाउ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है, टोबैको प्लांट है। सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको प्लांट है। इसमें कौन सी जीन इंसर्टेड है, इसमें एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ग्लाइकोफोसेट रेजिस्टेंट जीन को इंसर्ट कर रखा है, इसलिए यह प्लांट कैसा हो गया बच्चों, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास गोल्डन राइस की बात कर लें। फिर हम गोल्डन राइस की बात कर लें। अब गोल्डन राइस में क्या किया गया बच्चों, गोल्डन राइस के अंदर दो जीन्स इंसर्टेड है। गोल्डन राइस में देयर आर टू जीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड। और वो दोनों जीन्स क्या होती हैं बच्चों, वो दोनों जीन्स जो है ना, वो काम करती हैं बायोसिंथेसिस में। किसके बायोसिंथेसिस में, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है बच्चों, बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट है जो आगे चलकर विटामिन ए बनाता है। बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है जो आगे चलकर विटामिन ए बनाता है। तो बीटा कैरोटीन से आगे विटामिन ए बनता है, तो बीटा कैरोटीन को अपन प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए कह सकते हैं। भाई बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनता है, बीटा कैरोटीन ही आगे चलकर विटामिन ए बनाता है। तो बीटा कैरोटीन को अपन प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए कहते हैं। और बीटा कैरोटीन को बनाने वाली दो जीन्स किसमें इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, गोल्डन राइस में। ये जो दो जीन्स है बच्चों, इसमें से एक जीन तो बैक्टीरिया से आती है, अर्वीनिया से, और एक जीन डैल्फोडिल प्लांट से आती है। तो एक डैल्फोडिल प्लांट से जीन ली जाती है, एक जीन अर्वीनिया बैक्टीरिया से ली जाती है। इन दोनों जीन्स को राइस में डाला गया, दोनों जीन्स मिलकर बीटा कैरोटीन बनाएंगी, और वो बीटा कैरोटीन आगे चलकर विटामिन ए बनाता है। तो इसलिए गोल्डन राइस कैसा हो गया बच्चों, विटामिन ए रिच राइस हो गया।
ये एक विटामिन ए एनरिच्ड राइस है। ठीक है, तो ये अपने पास दो एग्जांपल्स अपने ट्रांसजेनिक प्लांट्स या जीएम प्लांट्स के देख लिए बच्चों। टोबैको प्लांट हमने देख लिया, गोल्डन राइस हमने देख लिया। अब सबसे कॉमन की बात करते हैं, बिल्कुल जिसका नाम तो सबको मालूम है, बीटी कॉटन। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट की हम बात करेंगे तो वो कौन सा है, बीटी कॉटन। ये अपन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ते हैं बच्चों। ये जो बीटी है ना, बीटी का मतलब होता है बायोटेक, नहीं, बीटी का मतलब होता है एक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है बच्चों बीटी का मतलब? बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बीटी के स्टैंड्स फॉर क्या होता है बच्चों? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये एक बैक्टीरिया है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया है बच्चों, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी काम करता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दे रखा है, 360 डिग्री तैयारी करना। अब ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है ना बच्चों, ये बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप की जीन होती है जिसे हम कहते हैं क्राइजीन। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर एक क्राइजीन होती है और ये क्राइजीन बच्चों एक एंडोटॉक्सिन को कोड करती है। एंडोटॉक्सिन कह सकते हो, और क्योंकि ये टॉक्सिन इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इसको अपन एक इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोटीन भी कह सकते हैं। इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट्स को मारने वाला। ठीक है, तो बैक्टीरिया है बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर एक क्राइजीन है और ये क्राइजीन एक एंडोटॉक्सिन को कोड करती है, एक इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोटीन को कोड करती है। और ये जो क्राइजीन है ना बच्चों, ये किन किन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट काम करती है? तो देखो, इंसेक्ट्स का ऑर्डर होता है बच्चों, अलग अलग ऑर्डर, जैसे लेपिडोप्टेरन्स होते हैं, कोइलोप्टेरन्स होते हैं और डिप्टेरन्स होते हैं। एनसीईआरटी में ये तीनों ऑर्डर दे रखे हैं बच्चों। लेपिडोप्टेरन्स में आपके पास ये सारे आर्मी वर्म्स और बोलवर्म्स आते हैं, आर्मी वर्म्स और बोलवर्म्स, ये सारे लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं। कोइलोप्टेरन्स में बीटल्स आती हैं और डिप्टेरन्स में मक्खियां और मच्छर आते हैं। अब एक चीज याद रखना बच्चों, एक 360 डिग्री चीज बता रहा हूं। अपन एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। फिर उसमें सबसे बड़ी क्लास होती है इंसेक्टा, बिल्कुल, और सबसे बड़ी क्लास में भी सबसे बड़ा ऑर्डर होता है डिप्टेरन्स। सारे मक्खियां और मच्छर, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मक्खियां और मच्छर है ना बच्चों, तो मक्खियां और मच्छर जो हैं, फ्लाइज और मस्कीटोस, डिप्टेरन्स में आते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर। इस फिर लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा और लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, उसके अंदर सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा है और सबसे बड़ा ऑर्डर डिप्टेरन्स है, मक्खियां और मच्छर वाला। खैर, तो ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये बैक्टीरिया एक क्राइजीन को कोड करता है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर एक क्राइजीन होती है। क्राइजीन एक एंडोटॉक्सिन या इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है जो इन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट काम करता है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर, ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है, ये क्राइजीन जो टॉक्सिन प्रोटीन को कोड कर रही है, ये टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहता है। तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, विद इन द बैक्टीरिया इट एग्जिस्ट्स एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि बैक्टीरिया के अंदर तो ये एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जैसे ही ये एंडोटॉक्सिन प्रोटीन इंसेक्ट्स में पहुंचता है, ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट इसे खाता है, कोई भी इंसेक्ट इस बैक्टीरिया को खाता है, तो ये एंडोटॉक्सिन, ये जो एंडोटॉक्सिन है वो इंसेक्ट्स की कहां पहुंचेगा बच्चों? मिड गट में। ये सारे पॉइंट याद रखना, इंसेक्ट्स में कहां पर पहुंचेगा? मिड गट में। मिड गट में उसको कैसा पीएच मिलेगा? एल्कलाइन पीएच। मिड गट में कैसा पीएच मिलेगा बच्चों? एल्कलाइन पीएच मिलेगा। और मिड गट में एल्कलाइन पीएच पर वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा बच्चों, बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछते हैं कि ये जो एंडोटॉक्सिन है,
एंडोटॉक्सिन इंसेक्ट्स के किस हिस्से में एक्टिवेट होता है? मिड गट में एक्टिवेट होता है। किस पीएच पर एक्टिवेट होता है? एल्कलाइन पीएच पर एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट होने पर मिड गट के एपिथेलियल सेल्स में छेद कर देता है, पोर्स इन एपिथेलियल सेल्स, और जिससे इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। तो ये इंसेक्ट को कैसे मारता है? ये एक इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोटीन कैसे है? इंसेक्ट्स की मिड गट में एल्कलाइन पीएच पर एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद एपिथेलियल सेल्स में छेद या पोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे इंसेक्ट की डेथ होती है। अब इंसेक्ट्स तो इतने प्रकार के हैं सर, तो 20 बैक्टीरिया में भी अलग अलग प्रकार की क्राइजीन होती है। अलग अलग प्रकार की क्राइजीन होती है, अलग अलग प्रकार का टॉक्सिन प्रोटीन होता है, और ये सारे जीन और टॉक्सिन प्रोटीन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक हैं। ये पॉइंट है एनसीईआरटी में बच्चों, याद रखना। क्या पॉइंट है? ये पॉइंट है कि द क्राइजीन एंड इट्स इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन the crygene and its insecticidal protein are insect group specific. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग प्रकार की क्राइजीन अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स के लिए काम करती है। कैसे? जैसे एनसीईआरटी कहती है बच्चों, एक होता है क्राई 1 AC और क्राई 2 AB। ये जो जीन है क्राई 1 AC और क्राई 2 AB, ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं बच्चों? कॉटन बोलवर्म्स के अगेंस्ट। इस जीन, ये जो जीन है और इनका जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, वो किसके विरुद्ध काम करता है? कॉटन बोलवर्म्स के विरुद्ध। और क्राई 1 AB, ये जो क्राई जीन है, ये किसके अगेंस्ट काम करती है? कॉर्न बोरस के अगेंस्ट। तो आपके पास ये जो क्राइजीन है जो बैक्टीरिया के अंदर मिलती है, ये क्राइजीन और उसका इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो होता है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। किस इंसेक्ट के विरुद्ध आपको बनाना है, उसके हिसाब से क्राइजीन को चूज किया जाता है। अब कॉटन प्लांट में क्या प्रॉब्लम है? कॉटन प्लांट को प्रॉब्लम यह है कि कॉटन प्लांट को ये बोलवर्म्स नुकसान पहुंचाते हैं। कॉटन प्लांट को ये बोलवर्म्स जो है, ये इंसेक्ट्स प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमको कॉटन प्लांट को क्या बनाना है? कॉटन प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाना है या बोलवर्म रेजिस्टेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम बैक्टीरिया से ये क्राइजीन को आइसोलेट करेंगे, बैक्टीरिया से क्राइजीन निकालेंगे और इस क्राइजीन को कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब ये कॉटन प्लांट में ये क्राइजीन वो टॉक्सिन प्रोटीन कोड करेगा और वो टॉक्सिन प्रोटीन बोलवर्म को मार देगा, और इस कारण बीटी कॉटन क्या बन जाता है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। तो आपके पास क्या चीज हो गया बच्चों? ये जो बीटी कॉटन प्लांट है, ये क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट। और बीटी कॉटन के बाद तो फिर बीटी ब्रिंजल और बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज भी बनाई गई है, एनसीईआरटी में दे रखा है। बट बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आपने। इसमें कौन सी जीन? बैसिलस थुरिनजिएंसिस की क्राई जीन को इनकॉर्पोरेट कर रखा है, ताकि वो क्राई जीन एक ऐसा टॉक्सिन प्रोटीन बनाए जो उस इंसेक्ट्स को मार दे। तो बीटी कॉटन एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? ये बीटी कॉटन भी अपन ने देख लिया। अब चौथा, 4 ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। चौथा आता है अपने पास जिसे हम कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट। अब हम किसकी बात करेंगे? पेस्ट रेजिस्टेंट टबैको प्लांट की। देखो बच्चों, जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था वो भी टबैको प्लांट था, लेकिन उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन थी, ग्लाइकोफॉसेट रेजिस्टेंट जीन थी। ये जो टबैको प्लांट है ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट है। अब पेस्ट रेजिस्टेंट क्या मतलब, सुनो। सबसे पहले तो हमारे पास एक नेमेटोड होता है बच्चों। नेमेटोड अगर आप समझ जाए हैं तो ये फाइलम होता है एस्केहेलमिंथस। राउंड वर्म्स होते हैं बच्चों, एस्केरिस वाला फाइलम होता है एस्केहेलमिंथस। तो एस्केहेलमिंथस में ही नेमेटोड्स मिलते हैं। तो एक नेमेटोड होता है जिसका नाम है मेलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया।
ठीक है, तो आपके पास एक नेमेटोड होता है मेलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया, और ये किसको इन्फेक्ट करता है बच्चों? टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये एक नेमेटोड है, और ये नेमेटोड को मैं पेस्ट भी कह सकता हूं। पेस्ट क्यों? क्योंकि ये प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक नेमेटोड पेस्ट है जिसका नाम है मेलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया, ये टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करता है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इस टोबैको प्लांट को इस पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह टोबैको प्लांट इस मेलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया के लिए रेजिस्टेंट बन जाए। कैसे सर? क्या करते हैं? तो यहां पर हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है आरएनएआई, या उसे हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। और आरएनए इंटरफेरेंस का एक और नाम होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस, या आरएनए इंटरफेरेंस को हम एंटीसेंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसलिए इसका थोड़ा सा बेस आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में मिलता है। ये आरएनए इंटरफेरेंस कैसे काम करती है, ध्यान से समझना बच्चों। हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे अपन सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हैं। अपन कहते हैं डीएनए या जो जीन है वो क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन दर्शाती है, और वो डीएनए या जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? एमआरएनए। और ये एमआरएनए का फिर क्या होता है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से आपके पास एमआरएनए किसे कोड करता है? प्रोटीन को। इसी को हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, या ये सेंट्रल डॉगमा है कि डीएनए या जीन ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू। ये सबे मालूम है। अब सुनो, अब अपने पास सर आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब तंग करना, बीच में तंग करना, बीच में घोचे करना, इंटरफेरेंस। और ये क्या नाम है? आरएनए इंटरफेरेंस। इसका मतलब आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा हम किसी भी डीएनए या जीन को प्रोटीन बनाने से रोकते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है हम किसी भी डीएनए या जीन को प्रोटीन बनाने से रोकते हैं। तो अब आप बोलोगे सर जीन का काम क्या है? जीन या डीएनए का काम है प्रोटीन बनाना, और अगर आप वो जीन या डीएनए को काम करने से रोक रहे हो तो उसको हम जीन साइलेंसिंग कह सकते हैं। इसका मतलब आरएनए इंटरफेरेंस इज नथिंग बट जीन साइलेंसिंग। ठीक है बच्चों, मैं चीजें आपके लिए आसान कर रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पूरा साल भर, बढ़िया टीचर्स के साथ पढ़ा है, हर चीज आपने पढ़ी हुई है, रिवीजन है, बट रिवीजन में बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान हम कैसे और कर लें वो आपको बता रहा हूं। तो हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस में जीन को साइलेंस कर रहे हैं, यानी डीएनए या जीन को प्रोटीन बनाने से रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? नाम क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस। हम रोक रहे हैं एमआरएनए के लेवल पर, हम रोक रहे हैं एमआरएनए के लेवल पर। कैसे रोकेंगे सर? एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, अगर मैं इस एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दूं, आप सोचो, अगर इस एमआरएनए के साथ एक नया आरएनए जुड़ जाए और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए, तो आपको पता होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए राइबोसोम से जुड़ नहीं सकता और प्रोटीन नहीं बना सकता। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है, इट इज जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग एट द लेवल ऑफ एमआरएनए, जीन साइलेंसिंग एट द लेवल ऑफ एमआरएनए। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग या बाय फॉर्मिंग अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे ही आप एमआरएनए से एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा दोगे, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए राइबोसोम से जुड़ नहीं पाएगा, राइबोसोम से जुड़ नहीं पाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो जीन साइलेंसिंग हो गई। तो एक और चीज बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आरएनए इंटरफेरेंस में हम जीन साइलेंसिंग ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के पहले कर रहे हैं, या ट्रांसक्रिप्शन के बाद कर रहे हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद कर रहे हैं।
एमआरएनए बनने के बाद बन रहा है, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है। ये क्या है बच्चों? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है। एमआरएनए बनने के बाद एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाकर हम उसको प्रोटीन बनाने से रोकते हैं, तो इट इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। ठीक है, फिर एक और पॉइंट है बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस। सर ये नेचुरली भी होता है। आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो नेचुरली अकर करता है यूकैरियोट्स में। एनसीईआरटी की लाइन है ना, इट इज नेचुरली अकरिंग इन यूकैरियोट्स एज अ मेजर ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, ये आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोट्स में नेचुरली होता है। ये प्रोसेस नेचुरली भी देखा जाता है हमारे अंदर यूकैरियोट्स में। हल्का सा हिंदू कैसे होता है, पैलिंड्रोमिक साइट्स होती है ना बच्चों, तो जहां जहां पर पैलिंड्रोमिक साइट्स होती है ना, वहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है, क्योंकि दोनों सीक्वेंसेस टेम्पलेट और कोडिंग एक जैसे लगते हैं इसलिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो क्या करना चाहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस तो समझ आ गई। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है हम डीएनए या जीन को प्रोटीन बनाने से रोकेंगे, और डीएनए या जीन को प्रोटीन बनाने से रोकेंगे किस लेवल पर? एमआरएनए के लेवल पर। कैसे रोकेंगे? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाकर। तो सर ये टेक्निक टबैको प्लांट को कैसे रेजिस्टेंट बनाएगी? ये टेक्निक टबैको प्लांट को कैसे रेजिस्टेंट बनाएगी? अरे सिंपल सी बात है यार, ये नेमेटोड प्लांट को कैसे नुकसान पहुंचाता है? ये नेमेटोड प्लांट को कैसे नुकसान पहुंचाता होगा? इस नेमेटोड के अंदर जो डीएनए या जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाती है, वो एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, और नेमेटोड का प्रोटीन जो है वो इस टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो अगर मैं नेमेटोड के डीएनए को या नेमेटोड के उस जीन को प्रोटीन बनाने से रोक दूं, तो अगर नेमेटोड में प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो प्रोटीन टबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं बच्चों? एनसीईआरटी क्या मैकेनिज्म कहती है? सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि वेक्टर्स कौन से लोगे? एग्रोबैक्टीरियम। सिंपल सी बात है, इससे पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में मैंने कहा था कि अगर होस्ट सेल प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में वेक्टर हम लोग एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लास्मिड यूज करते हैं, डिसआर्म्ड वेक्टर था। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स यूज करके अपन क्या करते हैं बच्चों? नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू टबैको प्लांट। अब एनसीईआरटी की लाइन क्या है दूसरा समझना। एनसीईआरटी कहती है द इंट्रोडक्शन इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। सर ये क्या कह दिया एनसीईआरटी ने? सुनो, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स मान लो ये रही, ये मेरे पास नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स है। अब थोड़ा सा अगेन 360 डिग्री तैयारी करानी है तो इसका बेस समझना पड़ेगा। बेस समझो बच्चों, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि सर दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स में से एक ही डीएनए स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, दूसरा डीएनए स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द अदर डीएनए स्ट्रैंड डज नॉट फॉर्म आरएनए। तो जो डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए बनाता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता वो हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये आप पढ़ते हो, और इसका बेसिस ये है कि सर दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से तो एक ही डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, एक ही डीएनए स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि जब आप नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स लेते हैं या डीएनए लेते हैं तो इसमें दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया सर, दोनों स्ट्रैंड्स कैसे आरएनए बनाएंगे? अगर आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के साथ इनको बनाओ, क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दे आर रेड द सेम इन बोथ द डायरेक्शंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के द्वारा ऐसे नेमेटोड्स डीएनए बनाए जाते हैं जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बना देते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बना देते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होकर क्या बनाते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है ये इनिशिएट करता है आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें बच्चों देखो दो तीन चीजें और होती हैं।
मैं यहां पे बता देता हूं, इसमें डाइसर एंजाइम हम यूज करते हैं बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस में। डाइसर एंजाइम के साथ साथ एक RISC भी यूज होता है, जिसको हम कहते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है बच्चों, तो आपको मैं इतना बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में तो कहीं है नहीं, लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस में एक डाइसर एंजाइम काम करती है, RISC काम करता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रोसेस करता है, उसमें से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए निकलता है, और वो mRNA के साथ जुड़कर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो एनसीईआरटी की लाइन ही यही है बच्चों कि हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को यूज करते हैं, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो इंट्रोडक्शन इस तरह से होता है कि इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, मतलब दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो आरएनए बना सकें। दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, और इसमें फिर इसको डाइसर एंजाइम से पास किया जाता है, RISC से पास किया जाता है, फिर इसमें से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए mRNA के साथ जुड़कर प्रोटीन सिंथेसिस रोक देता है। और प्लांट कैसा बन जाएगा बच्चों? वो प्लांट आपका टबैको जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने आरएनए इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, और बेसिकली ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपन ने किस में पढ़ लिया है? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन हमने देख लिया बच्चों। अब अपने पास आता है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, अब अपन किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन में कहां कहां आती है बच्चों? मेडिसिन में हम सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, क्योंकि मेडिसिन में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे बच्चों। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ते हैं, जीन थेरेपी पढ़ते हैं, और हम लोग जेनेटिकली जीन थेरेपी, और हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास एप्लीकेशन इन मेडिसिन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एक एक करके बात करते हैं बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब आ जाओ, सबसे पहले इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा भी था बच्चों। इंसुलिन आपके पास एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, एक ऐसा पेप्टाइड हार्मोन है जो आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को कम करता है। ठीक है ना? कहां से निकलता है बच्चों? याद करो 360 डिग्रीज। पैंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उसमें बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, 51 अमीनो एसिड्स का होता है। ठीक है, और ये इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। और इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या होता है? ग्लूकागॉन, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। अब इंसुलिन का तो प्रॉब्लम आपको पता ही है बच्चों, दुनिया भर में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, और दुनिया भर के डायबिटीज पेशेंट्स में इंसुलिन नहीं बनता, तो उनको क्या दिया जाता है? ओरल इंसुलिन, और ओरल इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। एनसीईआरटी कहती है ना कि ओरल इंसुलिन को मुंह से क्यों नहीं खा सकते? अरे भाई, मुंह से खाओगे तो प्रोटीन या पेप्टाइड है, स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो काम कैसे करेगा? इसलिए अपन इंसुलिन हार्मोन को क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं। अब दुनिया भर में डायबिटीज के पेशेंट से, तो इतना सारा इंसुलिन पहले कैसे आता था? तो इतना सारा इंसुलिन अपन जानवरों से निकालते थे, पिग से निकालते थे, कैटल से निकालते थे। तो कैटल और पिग मतलब एनिमल इंसुलिन को भी इंसानों में यूज किया जाता था, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी इंसुलिन की। तो फिर यह सोचा गया कि यार, और प्रॉब्लम यह होती है बच्चों कि जब आप एनिमल का इंसुलिन यूज करोगे तो वो फॉरेन चीज, एक तरह का फॉरेन मॉलिक्यूल हो गया, तो हल्की एलर्जी या साइड इफेक्ट्स तो होंगे, इम्यून रिएक्शंस तो होंगे, वो होते थे। तो फिर यह सोचा गया कि यार, एक ऐसा क्यों ना करते हैं कि हमारी ही इंसुलिन की जीन, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है, और क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है तो इंसुलिन प्रोटीन को कोड करने वाली जीन है, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम इंसुलिन की जीन को बैक्टीरिया में डाल दें, और बैक्टीरिया को बोले कि भाई तू बैक्टीरिया वो इस इंसुलिन जीन से प्रोटीन बना दे।
तो हमारी ही जीन से बैक्टीरिया हमारा ही प्रोटीन बनाएगा। बिल्कुल सही है। और यह क्यों पॉसिबल है? एक और चीज आप सोचो कि सर इंसान की जीन आप बैक्टीरिया में डाल रहे हो, इंसान का डीएनए, इंसान की जीन आप बैक्टीरिया में डालकर यह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बैक्टीरिया सेम प्रोटीन बनाएगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस में अपन पढ़ते हैं ना, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक एक पर्टिकुलर कोडॉन सेम अमीनो एसिड को कोड करता है, तभी तो पॉसिबल है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसान की जीन निकालकर आप बैक्टीरिया में डाल रहे हो, चूहे की जीन निकालकर घोड़े में डाल रहे हो, ये सारा आप सिस्टम कर तो रहे हो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, लेकिन आपको कैसे पता कि सेम तरह का प्रोटीन ही बनेगा हर ऑर्गेनिज्म में? क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। तो अपन ये करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इंसुलिन के जीन को लेते हैं, इंसुलिन के डीएनए को लेते हैं, और उस इंसुलिन के जीन या डीएनए को बैक्टीरिया में डालकर हमने ह्यूमुलिन बनाई। अब वो ह्यूमुलिन बनाई तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है, पहले वो सिस्टम है एनसीईआरटी में, मतलब इन वीवो। इन वीवो का मतलब है हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है। तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है ना बच्चों, वो सबसे पहले बनता है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। वो बनता है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। प्रो इंसुलिन जिसके अंदर ए, बी एंड सी पेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, प्रो इंसुलिन का मतलब है बच्चों ये इंसुलिन फंक्शनल नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। फिर क्या होता है, इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। मॉडिफिकेशंस में क्या होता है, सी पेप्टाइड को हटाया जाता है। सी पेप्टाइड को हटाया जाता है और फिर आपके पास फंक्शनल इंसुलिन बनता है, एक्टिव। तो हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो इंसुलिन किस रूप में बनता है, एक प्रो इंसुलिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जो एक इनएक्टिव फॉर्म है। इसमें ए, बी और सी पेप्टाइड चेन्स होती हैं। फिर सी पेप्टाइड्स को हटाया जाता है और फिर कितनी, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चेन से बनता है। और आपको मालूम होगा बच्चों, ये दोनों पेप्टाइड चेन्स है ना, इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ये कौन से बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं, डायसल्फाइड बॉन्ड्स। इंसुलिन जो पेप्टाइड हार्मोन है, इसमें दो पेप्टाइड चेन्स होती हैं, ए और बी पेप्टाइड चेन्स होती हैं, और दोनों आपस में डायसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और डायसल्फाइड बॉन्ड्स कहां पढ़ते हैं बच्चों अपन? सर डायसल्फाइड बॉन्ड्स इंसुलिन के अलावा और कोई प्रोटीन है क्या हमारे सिलेबस में? है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हैवी 2 लाइट, और ये चारों चेन्स जो हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डायसल्फाइड बॉन्ड्स। तो एंटीबॉडीज में भी डायसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, और इंसुलिन के भी 2 पेप्टाइड चेन्स जो ए और बी पेप्टाइड्स हैं उसमें डायसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। लेकिन जो प्रो इंसुलिन है, जो इनएक्टिव इंसुलिन है, उसमें एक एडिशनल सी पेप्टाइड होती है जो हट जाती है, और हटने के बाद फंक्शनल इंसुलिन बनता है। तो यह तो है कि भाई हमारे बॉडी में इन वीवो इंसुलिन कैसे बनता है। अब यह है कि भाई फिर इन विट्रो लेबोरेटरी में कैसे बनाया गया। सबसे पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमुलिन। सबसे पहले किसने बनाया, तो वो बनाया बच्चों 1983 में। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली। अमेरिकन कंपनी है बच्चों, ये एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है। इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, ह्यूमुलिन। और इन्होंने ह्यूमुलिन बनाने के लिए किसका यूज किया, ई कोलाई बैक्टीरिया का। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है बच्चों कि सबसे पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन किसने बनाई, वो बनाई एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी है, 1983 में। किसको यूज करके, ई कोलाई। कैसे बनाई, उनको पता था कि भाई इंसुलिन के अंदर तो 2 ही पेप्टाइड्स होते हैं, तो उन्होंने ए पेप्टाइड को कोड करने वाला डीएनए ले लिया। उन्होंने क्या लिया बच्चों, ए पेप्टाइड को कोड करने वाला डीएनए लिया। फिर बी पेप्टाइड को कोड करने वाला डीएनए लिया, दोनों डीएनए अलग अलग लिए। सी पेप्टाइड वाले डीएनए की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी पेप्टाइड तो फंक्शनल इंसुलिन में नहीं होता है। तो उन्होंने ए पेप्टाइड को कोड करने वाला डीएनए लिया, बी पेप्टाइड को कोड करने वाला डीएनए लिया, दोनों को सेपरेट प्लास्मिड डीएनए से जोड़ा।
दोनों को अलग अलग प्लास्मिड डीएनए के साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद ई कोलाई सेल्स में डाल दिया। ई कोलाई सेल्स में ए पेप्टाइड का डीएनए भी डाल दिया, बी पेप्टाइड का डीएनए भी डाल दिया। अब जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया ने ए पेप्टाइड चेन बना के दे दी और बी पेप्टाइड चेन बना के दे दी। बैक्टीरिया ने ए पेप्टाइड चेन बना दी बच्चों और बी पेप्टाइड, लेकिन दोनों को असेंबली करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स चाहिए। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बैक्टीरिया ऐड नहीं कर सकता, तो हम ए और बी पेप्टाइड को अपन ने आइसोलेट किया। ए पेप्टाइड को, बी पेप्टाइड को बैक्टीरिया से अपन ने आइसोलेट किया, आर्टिफिशियली इसमें अपन ने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऐड किए और ह्यूमुलिन तैयार हो गई। तो ह्यूमुलिन को तैयार करने में सबसे पहले 1983 है, कंपनी अमेरिकन कंपनी एली लिली है। कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई। क्या किया उन्होंने? ए पेप्टाइड का डीएनए को सेपरेट प्लास्मिड के साथ जोड़ा, बी पेप्टाइड डीएनए को सेपरेट प्लास्मिड के साथ जोड़ा, दोनों को ई कोलाई सेल्स में डाला। ई कोलाई सेल्स में ई कोलाई ने ए पेप्टाइड बनाकर और बी पेप्टाइड चेन दोनों बना दी। हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऐड किए और फंक्शनल ह्यूमुलिन तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का कॉन्सेप्ट था। अब चलें, फिर अपने पास नेक्स्ट क्या आता है? अब नेक्स्ट आता है मेडिसिन में जीन थेरेपी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आता है बच्चों? जीन थेरेपी। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने पढ़ा होगा बच्चों, कोई भी हेरिडिटरी डिजीज होता है या कोई भी जेनेटिक डिजीज होता है ना? एक सेकेंड। तो कोई भी जेनेटिक डिजीज हो या कोई भी हेरिडिटरी डिजीज हो, उसमें क्या होता है बच्चों? जीन डिफेक्ट होता है। कोई ना कोई जीन खराब हो जाती है, कोई ना कोई जीन में डिफेक्ट आ जाता है। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं? इसको सही करने की कोशिश करते हैं। जीन थेरेपी में हम एक डिफेक्टिव जीन को, एक नॉन फंक्शनल जीन को, एक म्यूटेटेड जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं। सुनने में तो सर जबरदस्त चीज है। कोई भी सर जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई हेरिडिटरी डिफेक्ट है, जिसके अंदर कोई जीन डिफेक्टिव हो गई है, जिसमें कोई जीन खराब हो गई है, किसी जीन में म्यूटेशन आ गया है, तो सर उस खराब जीन को हम सही जीन, फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देंगे। हां, उसी को कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी इज बेसिकली करेक्शन ऑफ अ डिफेक्टिव या म्यूटेटेड जीन बाय रिप्लेसिंग इट विद द फंक्शनल जीन। सही बात है। तो हम जीन थेरेपी में कोई भी डिफेक्टिव, कोई भी हेरिडिटरी डिजीज है या कोई भी जेनेटिक डिजीज है जिसके अंदर कोई जीन डिफेक्टिव हो गई है, तो उस डिफेक्टिव जीन या म्यूटेटेड जीन को हम एक फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं। इसे जीन थेरेपी कहते हैं। क्या बात है सर। सबसे पहले कब हुआ ये? तो सबसे पहली सक्सेसफुल जीन थेरेपी हुई बच्चों 1990 में। सबसे पहली सक्सेसफुल जीन थेरेपी 1990 में हुई बच्चों। किसमें? एक 4 साल की बच्ची में। 4 साल की बच्ची में, जो किससे अफेक्टेड थी बच्चों? वो एक बीमारी से अफेक्टेड होती है जिसे कहते हैं स्किड। अब ये स्किड बीमारी क्या होती है बच्चों? स्किड बीमारी का नाम होता है सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। कौन सी बीमारी है बच्चों? ये स्किड है, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इस बीमारी के अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। नाम ही देखो, इम्यूनोडेफिशिएंसी है। अपन एड्स भी पढ़ते हैं, एड्स में भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। एड्स में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसका कारण होता है टी हेल्पर सेल्स की संख्या कम हो जाती है, वायरस उसको मार देते हैं। यहां पर इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का कारण क्या होता है बच्चों? एक एंजाइम होती है एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये एंजाइम क्या करती है बच्चों? ये एंजाइम बी और टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने के लिए जरूरी है। बी और टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने के लिए, बी और टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए? एडिनोसिन डीएमिनेज। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी,
इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो बी और टी लिम्फोसाइट्स बन नहीं पाते, और बी और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पाते तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब सवाल है सर ये एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी क्यों हो गई? इसकी कमी क्यों हो गई? क्योंकि इसकी जीन डिफेक्टिव हो गई। सीधी सी बात है भाई, आपके पास इसकी एक डिफेक्टिव जीन है, इसकी जीन डिफेक्टिव हो गई, खराब हो गई, म्यूटेट हो गई। जीन खराब होने से ये एंजाइम नहीं बन रही, एंजाइम नहीं बन रही, ये बीमारी आ गई। तो अब क्या किया अपन ने कैसे इसका मेथड या इसका ट्रीटमेंट क्या था? ट्रीटमेंट है तो अपन ने इसके लिम्फोसाइट्स निकाले। भाई ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? इस जीन थेरेपी के ट्रीटमेंट में हमने क्या किया? पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स निकाले। हमने पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स निकाले और उसको लेबोरेटरी में कल्चर कर दिया। पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स निकाल के लेबोरेटरी में ले आए। अब आपको पता है इन लिम्फोसाइट्स के अंदर जीन तो खराब है, इन लिम्फोसाइट्स के अंदर जीन तो डिफेक्टिव है। जीन डिफेक्टिव है मतलब एंजाइम नहीं बन रही है, एंजाइम नहीं बन रही है तो ये आगे मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आपने क्या किया? फंक्शनल जीन लोगे। अब आप क्या करोगे ट्रीटमेंट में? फंक्शनल जीन लेते हैं, हम लेते हैं फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज का सीडीएनए लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सीडीएनए क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में अपन एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं, और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आप एमआरएनए से डीएनए बनाते हो उसको सीडीएनए कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों? हमने एडिनोसिन डीएमिनेज का फंक्शनल सीडीएनए लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर किसे यूज करोगे बच्चों? क्लोनिंग वेक्टर किसके लोगे? रेट्रोवायरस क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, क्योंकि एनिमल सेल में आपको जीन डालनी है, एनिमल सेल में आपको डीएनए इंट्रोड्यूस करना है तो वेक्टर रेट्रोवायरस। प्लांट सेल में अगर कोई जीन या डीएनए इंसर्ट करना है तो एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लास्मिड। बैक्टीरियल सेल्स में अगर कोई जीन इंसर्ट करनी है, डीएनए इंसर्ट करना है तो प्लास्मिड डीएनए या बैक्टीरियोफेज डीएनए। ये अपन ने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था। तो आपने रेट्रोवायरस वेक्टर्स यूज किए और रेट्रोवायरस वेक्टर्स के साथ फंक्शनल सीडीएनए को आपने लिम्फोसाइट्स में डाल दिया और इन लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या करेगा? ये फंक्शनल सीडीएनए एंजाइम बनाएगा, एंजाइम बनेगी, लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स में मैच्योर होंगे, ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन क्या ये ट्रीटमेंट परमानेंट है? आप सोचो, आपने ये सारे लिम्फोसाइट्स में आपने ये फंक्शनल जीन डाल तो दी, अब ये ट्रीटमेंट फंक्शन ये परमानेंट हो गया? अरे नहीं भाई, लिम्फोसाइट्स का जीवन लाइफ स्पैन तो ज्यादा थोड़ी है। ये इमॉर्टल सेल्स है क्या? ये जिंदगी भर जिंदा रहेंगे क्या? नहीं भाई, 4 से 20 दिनों के अंदर मर जाते हैं। मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? नए लिम्फोसाइट्स बनेंगे, नए लिम्फोसाइट्स में फिर ये प्रॉब्लम, फिर आपको बार बार हर महीने हर 15 से 20 दिनों में ये पीरियोडिक इन्फ्यूजन करते रहोगे? नहीं ना, ये इसलिए ये ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए, जीन थेरेपी को परमानेंट बनाने के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आपको फंक्शनल जीन डालनी पड़ेगी। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अपन पढ़ते हैं ना जो इनर सेल मास होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही फंक्शनल डीएनए आप डालोगे, तभी तो वो सारे सेल्स में चला जाएगा और फिर ही वो ट्रीटमेंट परमानेंट होगा। तो आपके पास यहां पर याद रखना है, सिंस lymphocytes are not immortal, this treatment is not permanent. ठीक है ना? परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए इंट्रोडक्शन of a functional gene at early embryonic stages. ठीक है ना? इसलिए अपन कहते हैं जीन थेरेपी को सक्सेसफुल कब बनाया जा सकता है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही, एम्ब्रियो के अंदर ही वो बीमारी डिटेक्ट हो जाए, जेनेटिक डिफेक्ट डिटेक्ट हो जाए और आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही फंक्शनल डीएनए को उनके सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दो।
तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो इनर सेल मास में आप सेल्स को आप फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस करोगे तो वो सारे सेल्स में आपका इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वो ट्रीटमेंट परमानेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास किसकी बात कर ली अपन ने, जीन थेरेपी की बात भी कर ली। चलें आगे, फिर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस का मतलब बीमारी की जांच करना, कोई भी डिजीज की डिजीज को डिटेक्ट करना या उसको एनालाइज करने को कहते हैं हम डायग्नोसिस। अब क्या होता है बच्चों, अभी तक आप लोग जनरली जनरली अपना नॉर्मल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉर्मली आप ब्लड टेस्ट करवाते हो या आप यूरिन टेस्ट कराते हो, है ना। तो नॉर्मली अपन जो टेस्ट करवाते हैं ये कब करवाते हैं, नॉर्मली आप टेस्ट तब करवाते हो जब बीमारी के सिम्टम्स आ जाते हैं। भाई आपको कोई पेन हो रहा होता है, आपको कोई इचिंग हो रही होती है, जब आपको कोई बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब जाके आप टेस्ट करवाते हो। तो जब आप नॉर्मल टेस्ट करवाते हो तो वो सिम्टम्स अपीयर होने के बाद किए जाते हैं, और जब तक आपके बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं तब तक तो पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि सर हम किसी भी बीमारी का जल्दी डायग्नोसिस करें, अर्ली डायग्नोसिस करना हो, अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही डायग्नोसिस करना हो, और सिम्टम्स अपीयर होने से पहले का मतलब है पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से पहले अगर आपको डायग्नोसिस करना हो तो वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आता है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, अर्ली डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी की अर्ली डायग्नोसिस करना हो, अर्ली डायग्नोसिस मतलब बिफोर सिम्टम्स अपीयर, बिफोर सिम्टम्स अपीयर, या जिसे हम कहते हैं बिफोर पैथोजन इंक्रीजेस इन अमाउंट। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, उसका जल्दी जांच करनी है, अर्ली डायग्नोसिस करनी है, सिम्टम्स आने से पहले डायग्नोसिस करना है, पैथोजन की मात्रा बढ़ जाए उससे पहले आपको डायग्नोस करना है, तो हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यूज करते हैं। अब इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एनसीईआरटी 4 चीजें देता है बच्चों। 4 चीजें क्या देता है, एक तो देता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहला, तो इसकी बात अपन ने पूरे प्रिंसिपल्स में कर रखी है। फिर आता है आपके पास पीसीआर, फिर आपके पास आता है प्रोब्स, और फिर आपके पास आता है एलाइजा। तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, प्रोब्स, एलाइजा, ये सब किसके अंदर आते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात हम कर चुके हैं, पीसीआर की बात भी अपन कर चुके हैं। ये दोनों टॉपिक्स अपन ने प्रिंसिपल्स में पढ़ लिए थे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में। पीसीआर में मैंने आपको बताया भी था कि पीसीआर में अगर कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट्स की जांच करनी हो, कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट्स की जल्दी जांच करनी हो, मतलब आपको यह पता करना हो कि जीन्स में म्यूटेशन हो रहा है या नहीं, या आपको एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट्स की जल्दी जांच करनी हो, तो बेस्ट टेक्निक क्या होती है आपके पास, पीसीआर। क्योंकि पीसीआर तो डीएनए आरएनए को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करके डायग्नोस कर लेता है। तो मान लो अगर इनका छोटा अमाउंट भी, बहुत कम अमाउंट भी बॉडी में है, तो आप उसको एम्पलीफाई करके पीसीआर से स्टडी कर सकते हो। तो कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं या एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट्स की अर्ली डायग्नोसिस पीसीआर से किया जाता है, ये अपन देख चुके हैं। अब दो नई चीजें हैं बच्चों, दो नई चीजें क्या है, प्रोब्स और एलाइजा। दो नई चीजें हमारे पास क्या आती हैं, प्रोब्स और एलाइजा। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है, सुनना, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। आप कभी भी किताबों में पढ़ते हो या न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, प्रोब है, प्रोब का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना है। अब क्या है, सुनो, मान लो मेरे पास एक जीन सीक्वेंस है, या मैं आपसे कह देता हूं मेरे पास एक डीएनए सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, ए टी सी जी, ए टी सी जी सी।
ये मेरे पास एक जीन या डीएनए सीक्वेंस है बच्चों, और मुझे पता करना है कि ये जीन या डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, मुझे इस डीएनए सीक्वेंस की या इस जीन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। मुझे पता करना है कि ये डीएनए सीक्वेंस या ये जीन सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं। तो कैसे पता करोगे? इस डीएनए सीक्वेंस या ये डीएनए सीक्वेंस का पता कैसे करोगे? सर आसान है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना दूंगा। मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना देता हूं, टी ए जी सी, टी ए सी जी। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना दिया सर मैंने। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसके साथ हाइब्रिडाइज करवा दूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैं इसके साथ हाइब्रिडाइज करवा दूंगा। अगर हाइब्रिडाइज कर गया तो वो सीक्वेंस है, और अगर वो हाइब्रिडाइज नहीं किया मतलब वो सीक्वेंस चेंज हो गया है। आसान है। तो ये क्या है बच्चों? ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस बनाया। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस है। अगर मुझे आरएनए का सीक्वेंस स्टडी करना होगा तो मैं आरएनए भी बना सकता हूं भाई। मैं डीएनए सीक्वेंस भी बना सकता हूं, आरएनए भी बना सकता हूं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए सीक्वेंस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस। ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस। टारगेट सीक्वेंस कौन सा है? ये है टारगेट सीक्वेंस जिसको अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए सीक्वेंस जो टारगेट सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है और जिसे हम रेडियो लेबल करते हैं। अरे सर इसको रेडियो लेबल क्यों करोगे? इसको रेडियो लेबल क्यों करोगे? अरे भाई जब ये हाइब्रिडाइज करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिडाइज हुआ है? कोई रेडिएशन दिखेंगे ना तभी तो पता चलेगा। इसलिए हम इसको रेडियो लेबल करते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? प्रोब। तो प्रोब क्या है बच्चों? प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सीक्वेंस होता है जो आपके टारगेट सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसको रेडियो लेबल करते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि अगर जीन सीक्वेंस सेम है, अगर जीन सीक्वेंस सेम है तो आपका प्रोब हाइब्रिडाइज करेगा और आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आपके जीन सीक्वेंस में म्यूटेशन हो गया है, अगर आपका जीन सीक्वेंस जो है उसमें कोई म्यूटेशन आ गया, म्यूटेशन का मतलब है मान लो ये टीसीजी चेंज होकर जीजीजी हो गए, ये टीसीजी का सीक्वेंस चेंज होकर जीजीजी हो गया, तो अब प्रोब हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, और प्रोब हाइब्रिडाइज नहीं करेगा तो फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखाई नहीं देगा। तो अगर सेम सीक्वेंस है तो प्रोब विल हाइब्रिडाइज, और अगर म्यूटेशन है जीन सीक्वेंस में तो द प्रोब विल नॉट हाइब्रिडाइज एंड विल not appear on photographic film। यही तो बात है। तो प्रोब भाई एक सीक्वेंस है, मान लो एक जीन सीक्वेंस है, एक जीन सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री आपने प्रोब बनाया और उसको हाइब्रिडाइज किया। अगर वो हाइब्रिडाइज कर गया मतलब आपको फोटोग्राफिक फिल्म पे रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोब ने हाइब्रिडाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि जो आपका टारगेट जीन सीक्वेंस था उसमें म्यूटेशन आ गया, उसका सीक्वेंस बदल गया, तो प्रोब अब उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहा, वो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा और फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट भी सारा एनसीईआरटी में था, वो अपन ने देख लिया। फिर आखिरी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक कौन सी है बच्चों? आखिरी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक आती है एलाइजा। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब अपने पास क्या टेक्निक आती है? एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या है ये? एलाइजा एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है,
और ये डायग्नोस्टिक टेक्निक के द्वारा अपन क्या करते हैं बच्चों, इस टेक्निक के द्वारा हम एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन का मतलब आपको पता है ना, कोई भी फॉरेन चीज, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल या कोई भी फॉरेन चीज जो आपके बॉडी में आ रही है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में आ रहा है वो एंटीजन है। और उससे लड़ने के लिए आपका सिस्टम जो प्रोटीन बनाता है वो एंटीबॉडीज है। तो अगर आप किसी भी एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाहते हो, एंटीजन की कम मात्रा या एंटीबॉडी की कम मात्रा भी डिटेक्ट करना चाहते हो, तो हमारे पास कौन सी टेक्निक होती है, एलाइजा। तो एलाइजा टेक्निक किस लिए है बच्चों, इट इज यूज्ड टू डायग्नोस या डायग्नोसिस ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडीज। तो आप एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हो, यानी आप कह सकते हो डिटेक्शन ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हो। ब्लड में कोई एंटीजन है या नहीं उसको भी डिटेक्ट कर सकते हो। एक एंटीजन के अगेंस्ट आपका सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा है या नहीं वो भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो एंटीजन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने की टेक्निक है। अब इसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है बच्चों, एलाइजा का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है, तो एलाइजा का प्रिंसिपल बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस पर, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस पर। देखो बच्चों, अगर अपने पास समय होता है ना, जब अपन साल भर की तैयारी करते हैं, तो मैं आपको एलाइजा के टाइप्स भी अपन पढ़ सकते हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, सैंडविच एलाइजा होता है, एलाइजा कैसे काम करता है, इसमें एक प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है। बट खैर, अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि एलाइजा का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस पर बेस्ड होता है। और ये डिटेक्शन के लिए एंजाइम्स यूज होती है, इसके लिए हम एंजाइम्स भी यूज करते हैं। तो एंजाइम्स कौन सी यूज करते हैं बच्चों एलाइजा में, एंजाइम्स यूज करते हैं हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेसेस यूज कर सकते हैं या कैटालेसेस यूज कर सकते हैं। तो मेनली आपके पास पेरोक्सीडेसेस या कैटालेसेस एंजाइम्स हैं, वो इस टेक्निक में यूज होती हैं। और एलाइजा का प्रिंसिपल होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और इस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन को डिटेक्ट कौन करता है, एलाइजा डिटेक्ट करता है। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, एड्स का प्रिलिमिनरी टेस्ट ही क्या होता है, एड्स का प्रिलिमिनरी टेस्ट एलाइजा होता है और कॉन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट होता है। तो ये आपके पास एलाइजा भी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में काम करता है, बीमारियों की जल्द जांच करने में काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर वाला हो गया सिस्टम, एप्लीकेशन इन मेडिसिन वाला सिस्टम हो गया। अब अपने पास क्या आता है बच्चों, अब अपने पास नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब अपने पास नेक्स्ट सिस्टम क्या आ जाता है बच्चों, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अपन ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स तो देख लिए बहुत सारे, अब अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं। सबसे पहला डेटा आपको ध्यान में रखना है, 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक चूहे। ठीक है ना, आपके पास 95% से ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक माइस। इसका कारण क्या है, एक तो बच्चों कॉस्ट इफेक्टिव, चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक माइस बनाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसजेनिक माइस का जो फिजियोलॉजी है, माइस की जो फिजियोलॉजी है ना, वो फिजियोलॉजी ह्यूमन से मिलती जुलती होती है। तो कोई भी चेंजेस या कोई भी इफेक्ट जो आपको ट्रांसजेनिक माइस में देखने को मिलेगा, वही इफेक्ट आपको ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको और भी आता है बच्चों, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल भी चूहा बनाया गया था, उसको सुपर माउस कहते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल इज सुपर माउस, और उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन इंसर्टेड थी। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था। ग्रोथ हार्मोन से साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ी थी, इसलिए उस माउस को सुपर माउस कहते हैं। तो पहला ट्रांसजेनिक जो ट्रांसजेनिक एनिमल था वो भी सुपर माउस या ट्रांसजेनिक माइस था, उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन इनकॉर्पोरेटेड थी। अब आता है बच्चों सबसे पहले एडवांटेजेस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के फायदे क्या हैं। जैसे अपन ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए थे बच्चों, जीएम प्लांट्स बनाए थे, उसके फायदे देखे थे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने का फायदा क्या है, तो आपके पास सबसे पहला आता है कि भाई ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी पर
अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या भाई ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? मान लो कोई जीन है बच्चों, आपको यह पता करना है कि एक जीन जो है वो ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट डालती है। आपको यह पता करना है कि जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता करना है कि यार एक जीन है, क्या जीन वेट इंक्रीज कर सकती है, या कोई जीन है जो हाइट इंट्रोड्यूस या हाइट बढ़ा सकती है। तो आपने क्या किया, एक जीन ली, वो जीन उस जीन को आपने चूहे में डाला। चूहे में डालने के बाद आपने देखा कि अरे यार उस चूहे का तो वेट बढ़ गया, वो उसका वेट 15 ग्राम बढ़ गया। मतलब यार जीन का इफेक्ट ये है कि वो वेट बढ़ाने में काम कर सकती है। अब इस जीन को अपन रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? तो ये सब जीन का इफेक्ट ग्रोथ पर, जीन का इफेक्ट फिजियोलॉजी पर, जीन का रेगुलेशन कैसे हो सकता है, इन सब के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जीन्स, टू स्टडी the effects of genes on growth and physiology, to study gene regulation, इन सब के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट हम इंसानों पे तो कर नहीं सकते बच्चों, सीधा एक्सपेरिमेंट तो आप इंसानों पे कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, और उसमें हम जीन्स का इफेक्ट स्टडी करते हैं और जीन का रेगुलेशन भी स्टडी करते हैं। तो पहला फायदा यह है। दूसरा फायदा क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ डिजीजेस। दूसरा फायदा क्या है आपके पास? स्टडी ऑफ डिजीजेस। मतलब एक डिजीज है, अब डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं आपको स्टडी करने हैं, डिजीज का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ये स्टडी करना है, डिजीज कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ये स्टडी करना है। तो उसके लिए आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने पड़ेंगे। भाई कैंसर को स्टडी करना है कि यार कैंसर के सेल्स कैसे फैलते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंसर कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, तो इसके लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हो। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? डिजीज के स्टडी के लिए कौन कौन सी बीमारियों के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम बना चुके हैं? कैंसर के लिए र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। 360 डिग्री सोचो बच्चों, ये बीमारी कहां दे रखी है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सर सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कहां कर रखी है? सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कर रखी है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसमें लंग्स अफेक्ट होती हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स बच्चों एक न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी होती है। तो इन सब बीमारियों को स्टडी करने के लिए, इन सारी बीमारियों का के सिम्टम स्टडी करने के लिए, इनका ट्रीटमेंट स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। तो स्टडी ऑफ डिजीजेस के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। फिर क्या आता है बच्चों और किस लिए? तीसरा आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। अब इसमें दो एग्जांपल आपको याद रखना है बच्चों। एक तो ट्रांसजेनिक काउ रोजी है, इस ट्रांसजेनिक काउ रोजी में कौन सी जीन इंट्रोड्यूस की गई है? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की जीन इंसर्टेड है। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की जीन इंसर्टेड है, इसके कारण उनका मिल्क की क्वालिटी बढ़ जाती है और 2.4 ग्राम्स पर लीटर। तो आपके पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आपके पास सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक काउ रोजी पढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक काउ रोजी में कौन सी जीन इनकॉर्पोरेटेड है? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की जीन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वो प्रोटीन जब दूध में मिल जाता है तो दूध की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से बच्चों एक ट्रांसजेनिक शीप होती है ट्रेसी। ट्रांसजेनिक शीप आपके पास ट्रेसी है, इसमें कौन सी जीन इनकॉर्पोरेटेड है? अल्फा एंटीट्रिप्सिन की। और अल्फा एंटीट्रिप्सिन किस में काम करता है बच्चों? ट्रीटमेंट फॉर एम्फीज्मा, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीज्मा। एम्फीज्मा कहां दे रखा है? 360 डिग्री याद करो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लंग डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एम्फीज्मा है।
एम्फीजमा सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। इसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं और सरफेस एरिया, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो एम्फीजमा के ट्रीटमेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्फा एंटीट्रिप्सिन, और उसकी जीन किस में इनकॉर्पोरेटेड है? ट्रेसी शीप, ट्रांसजेनिक शीप ट्रेसी में। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर आपके पास और क्या फायदा है बच्चों? और है वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट करना हो। अब सिंपल सी बात है बच्चों, कोई भी नई वैक्सीन मार्केट में आएगी तो कोई भी वैक्सीन आती है तो उसके ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स का मतलब है वो वैक्सीन कितनी सेफ है, वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, उसको सीधा इंसानों पे तो यूज नहीं करते। हम उसको सबसे पहले एनिमल्स पे यूज करते हैं, क्योंकि एनिमल्स पे देखते हैं कि यार इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये वैक्सीन सेफ तो है, ये वैक्सीन इफेक्टिव तो है। तो उसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि पोलियो वैक्सीन को स्टडी करने के लिए, पोलियो वैक्सीन के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस डेवलप किए गए थे। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस पर पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग हुई थी, फिर इंसानों पर की गई थी। और फाइनली आ जाता है बच्चों, नेक्स्ट रहता है केमिकल टेस्टिंग। केमिकल टेस्टिंग, मान लो कोई भी नया केमिकल या कोई भी नई मेडिसिनल ड्रग है या कोई भी एक टॉक्सिन प्रोटीन है, तो आपको यह पता करना है कि यार ये टॉक्सिक प्रोटीन है, ये कितना डेंजरस है, कोई केमिकल है वो कितना हार्मफुल है बॉडी के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मान लो आपको आपको है ना एक नया केमिकल है जो जो बहुत पॉइजनस है, ये आपको पता करना है। तो वो कितनी मात्रा में पॉइजनस है, कितना ज्यादा वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। लेकिन सेंसिटिव एनिमल्स बनाओगे बच्चों या रेजिस्टेंट बनाओगे? सेंसिटिव बनाओगे, क्योंकि सेंसिटिव एनिमल्स से ही तो इफेक्ट पता चलेगा। रेजिस्टेंट एनिमल्स बनाओगे तो केमिकल का कोई असर ही नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो केमिकल क्या कर सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव जीन which make them more sensitive for chemicals या toxins। ठीक है भाई, आपको यही तो स्टडी करनी है। आपको स्टडी करनी है कि केमिकल कितने डेंजरस हैं, केमिकल्स कितने हार्मफुल हैं, टॉक्सिन कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो तो तभी स्टडी कर पाओगे ना जब आप कैसे एनिमल्स बनाओगे? सेंसिटिव एनिमल्स बनाओगे। तो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं, ऐसी जीन्स उनमें डाली जाती हैं जो उनको केमिकल्स या टॉक्सिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती हैं। और जितने ज्यादा वो सेंसिटिव होंगे उतना ज्यादा आप केमिकल और टॉक्सिन का इफेक्ट स्टडी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स के फायदे या एडवांटेजेस हैं। ठीक है बच्चों, फिर फाइनली अपने पास अब आता है इनमें एथिकल इश्यूज। अब इनमें क्या आ जाते हैं बच्चों? एथिकल इश्यूज। भाई एथिकल इश्यूज का मतलब है भाई सही गलत। भाई आप इतने सारे सर ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हो, इतने सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना रहे हो, तो कोई कहते हैं ना कोई उसूल वसूल है या नहीं? मतलब उनको नुकसान हो रहा है, जानवरों को या प्लांट्स को कोई नुकसान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, एनवायरनमेंट उससे अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारा, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या इंस्टीट्यूट है? जीईएसी। जीईएसी जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक कम्युनिटी है या कमिटी है जो इस्टेब्लिश करती है कि भाई किस तरह का रिसर्च अलाउड है। आज आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, बना रहे हो तो उनकी सेफ्टी कितनी है या नहीं है, आप किस तरह की रिसर्च आप अलाउड है या किस तरह की रिसर्च अलाउड नहीं है। तो हर तरह का जीएमओ बनाना, हर तरह की जीएम रिसर्च की अप्रूवल या अथॉरिटी कौन है? वो जीईएसी है। बिना इस कमिटी के परमिशन के, बिना इस कमिटी के वैलिडेशन के कोई तरह का जीएमओ नहीं बन सकता, कोई तरह की जीएम रिसर्च नहीं हो सकती है। तो किसी भी तरह का जीएम रिसर्च करना हो, किसी भी तरह का जीएमओ बनाना हो, उसकी सेफ्टी, उसका प्रोसीजर, वो
उनका सारा का सारा परमिशन या अप्रूवल कौन देता है? ये जीईएसी देगी। ठीक है बच्चों। फिर अपने पास यहां पर आता है नेक्स्ट, क्या है बच्चों? नेक्स्ट में है बायो पायरेसी की बात कर रखी है। किसकी बात कर रखी है? बायो पायरेसी की। बायो पायरेसी में क्या होता है बच्चों? वही जैसे सीडी पायरेसी होती है। बायो पायरेसी का मतलब कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है, अगर कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इलीगली कोई दूसरी कंपनी, इलीगली कोई दूसरा पर्सन बिना परमिशन के गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, तो उसको कहते हैं बायो पायरेसी। तो बायो पायरेसी इज बेसिकली इलीगल यूज of biological resources by individuals और MNCs। MNCs का मतलब समझ गए ना, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या इंडिविजुअल गलत तरीके से इलीगली किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज कर रहा है तो उसको बायोपायरेसी कहते हैं। तो इसको क्या करते हैं? बायोपायरेसी को रोकने के लिए, बायोपायरेसी को रोकने के लिए अपन बायो पेटेंट लॉज लेकर आते हैं। बायो पेटेंट, ये पेटेंट लॉज हैं। बायो पेटेंट लॉज का मतलब है कोई भी नया बायोलॉजिकल रिसोर्स है, कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या रिसोर्स है, तो उसकी एक्सक्लूसिव राइट उस कंपनी या उस इंडिविजुअल के पास होती है जिसने उसको बनाया है। ठीक है ना? तो वो बायो पेटेंट करते हैं। लेकिन बायो पेटेंट में भी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। बायो पेटेंट में भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं बच्चों। ये कॉन्ट्रोवर्सीज कौन कौन सी हैं, इसकी कहानियां हैं। बासमती राइस की कंट्रोवर्सी है, टर्मरिक की कंट्रोवर्सी है, नीम की कंट्रोवर्सी है। ये सारी कंट्रोवर्सीज हैं। क्यों ये कंट्रोवर्सी हमेशा होती है? डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में। देखो डेवलपिंग कंट्रीज जितनी है ना, डेवलपिंग कंट्रीज के पास बायोडाइवर्सिटी तो भर भर के है। जैसे हम भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेस तो जबरदस्त हैं बच्चों, डाइवर्सिटी जबरदस्त है। चावल की हमारे पास 2 लाख से ज्यादा वेराइटीज हैं। तो इतनी सारी हमारे पास इतनी सारी तो वेराइटीज हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन पैसा वैसा कम होता है हमारे पास, बेचारे किसान लोग हैं हम लोग। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हमारा फायदा उठाती हैं। जैसे बासमती राइस में हुआ था। अब बासमती राइस में चावल, पता है बासमती राइस में कि हमारे किसान सदियों से बासमती राइस को उगा रहे हैं। ठीक है, सदियों से वो चावल उगा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं और ये हमारी ही है। एक अमेरिकन कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी को लगा कि यार ये तो बासमती चावल जबरदस्त चावल है, तो ये चावल को बाहर ले गए अमेरिका में बेवकूफ बनाने के लिए, फिर कुछ वेराइटी से क्रॉस वॉस कराकर बासमती राइस का पेटेंट खुद ने कर लिया। और पेटेंट मिलते ही अब वो उनका प्रॉपर्टी हो गया। तो दुनिया भर में कहीं पर भी बासमती राइस यूज होंगे तो पैसा अमेरिकन कंपनी को जाएगा। अमेरिकन कंपनी डिसाइड कर सकती है किसमें बासमती राइस भेजने हैं, किसमें नहीं भेजने हैं, कहां पर उसको कल्टीवेट करना है, कहां पर कल्टीवेट नहीं करना है। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम था। फिर केस लड़ा हमने, फिर हमने एक केस जीता कि भाई बासमती राइस तो हमारे किसान लोग कब से उगा रहे हैं, हमारे पुराणों में इसके बारे में दे रखा है। तो इसलिए एनसीईआरटी के लास्ट पेज कहता है कि हमको थोड़ा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि भाई हमारे पास इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज की गलत पेटेंटिंग ना हो जाए, गलत इस्तेमाल ना हो जाए, गलत हाथों में ना पड़ जाए, तो उसके लिए हमको नॉलेजेबल और हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कुछ बायो पेटेंट कंट्रोवर्सीज थी जिसकी बात हमने कर ली थी। अब फाइनली चैप्टर तो अपन नहीं देख लिया बच्चों, लेकिन मैंने आपसे कहा था एक नई चीज इसमें ऐड हुई है, नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, जो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती है। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारी फूड सप्लाई ट्रिपल हो गई थी। सही बात है। तो हमारी फूड सप्लाई को ट्रिपल करने में किसका योगदान था? ग्रीन रेवोल्यूशन का। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में अपन ने इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज यूज की थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब में हमने इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज इस्तेमाल की और एग्रोकेमिकल्स इस्तेमाल किए। एग्रोकेमिकल्स का मतलब है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बहुत यूज किए अपन ने। तो एग्रोकेमिकल्स का यूज किया और इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज इस्तेमाल की, इसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन आया। लेकिन ये एग्रोकेमिकल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं,
तो फार्मर्स सारे तो किसान बेचारे इनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो फिर हमको नए नए तरीके ढूंढने पड़े। तो आपके पास पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या डेटा याद रखना है कि फूड सप्लाई को ट्रिपल करने में ग्रीन रेवोल्यूशन का योगदान था। उसमें अपन ने इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज को यूज किया, एग्रो केमिकल्स को मेनली यूज किया, इसलिए हम अपनी फूड सप्लाई को ट्रिपल कर पाए। ठीक है, अब ये था कि भाई ये तो ठीक है सर, लेकिन कब तक? इतना महंगा, इतना इतना एक्सपेंसिव चीजें हम कब तक कर पाएंगे? इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को कब तक हम मीट कर पाएंगे? तो हमको नए नए तरीके और ढूंढने पड़ते हैं, और नए नए तरीके ढूंढने में हम लोग अब सबसे पहले यहां पर बात किसकी करते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब यहां पर हम किसकी बात करते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। और ये कब चालू हुआ बच्चों? लगभग मिड 1950s में। तो 1950s में हमारे पास किसकी बात अब हम करते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब एक एक चीज समझो बच्चों, कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब है लेबोरेटरी में ग्रो करना। लेबोरेटरी में किसी भी चीज को ग्रो आप कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं कल्चर। कल्चर का सिंपल सा मतलब है ग्रो इन लेबोरेटरी। अब किसको ग्रो करना? किसी भी प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब है किसी भी प्लांट पार्ट को जब आप लेबोरेटरी में ग्रो करते हो, और लेबोरेटरी में ग्रो करोगे तो दो चीजें हैं। लेबोरेटरी में ग्रो करोगे मतलब ये इन विट्रो है, और लेबोरेटरी में ग्रो करने के लिए आपको एक तो न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। भाई हवा में तो ग्रो नहीं करोगे ना, कोई भी प्लांट पार्ट को आप ग्रो करोगे तो ग्रो करने के लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिएगा, उस पर ग्रो करोगे। और कैसा कंडीशन चाहिएगी? एसेप्टिक या स्टराइल कंडीशन चाहिए। एसेप्टिक या स्टराइल कंडीशन का मतलब है कंटैमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। भाई आप जिस भी प्लांट पार्ट को ग्रो करोगे या जिस भी प्लांट टिश्यू को ग्रो करोगे उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करोगे, और उस ग्रोथ में आपको कोई बैक्टीरिया, फंगस, किसी तरह का कंटैमिनेशन नहीं चाहिए ना। तो कंटैमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में, न्यूट्रिएंट मीडियम पर, लेबोरेटरी में जब आप किसी भी प्लांट टिश्यू को ग्रो करते हो उसे प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब है एनी प्लांट पार्ट या टिश्यू, किसी प्लांट पार्ट या टिश्यू को जब आप लेबोरेटरी में ग्रो करोगे एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम पर और एक एसेप्टिक या स्टराइल कंडीशन में, तो उसको प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आता है, सर ये प्लांट टिश्यू कल्चर की पॉसिबिलिटी कैसे आई? मतलब आप सर किसी भी प्लांट पार्ट को ग्रो कर सकते हो क्या? आज आप किसी भी प्लांट रूट को ग्रो करके नया प्लांट बना सकते हो, आप स्टेम को ग्रो करके नया प्लांट बना सकते हो, आप एक बड को, लीफ को ग्रो करके पूरा नया प्लांट बना सकते हो। यह प्रॉपर्टी क्या है सर? तो यह प्रॉपर्टी है टोटीपोटेंसी की। यह प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब है एक सेल के पास पूरा का पूरा नया प्लांट बनाने की एबिलिटी। मतलब अगर आप एक प्लांट सेल को लेबोरेटरी में ग्रो करते हो, न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करते हो, तो वो सेल पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकता है। तो जब एक सेल के पास पूरा का पूरा नया प्लांट बनाने की क्षमता होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ अ सेल, एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल to form a complete new plant। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टोटीपोटेंसी, और इस टोटीपोटेंसी के कारण ही प्लांट टिश्यू कल्चर पॉसिबल होता है। तो ड्यू टू टोटीपोटेंसी प्लांट टिश्यू कल्चर इज पॉसिबल। इसीलिए आप कोई भी प्लांट पार्ट, कोई भी प्लांट सेल, कोई भी प्लांट टिश्यू को लेबोरेटरी पे ग्रो कर सकते हो, लेबोरेटरी में न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करके एक पूरा नया प्लांट बना सकते हो। तो ये टोटीपोटेंसी के कारण ही प्लांट टिश्यू कल्चर पॉसिबल है। तो इसका मतलब आप बच्चों लीफ लेकर भी नया प्लांट बना सकते हो,
आप लीफ को कल्चर के लिए यूज कर सकते हो, आप बड को ग्रो कर सकते हो, आप स्टेम को ग्रो कर सकते हो, आप रूट को ग्रो कर सकते हो। कोई भी प्लांट सेल को, कोई भी प्लांट पार्ट को आप लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हो। तो जिस भी प्लांट पार्ट को आप ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हो, जिस भी प्लांट पार्ट को आप कल्चर में यूज कर रहे हो, उसको एक्सप्लांट कहते हैं। मतलब आप लीफ लेकर उसको ग्रो कर रहे हो, तो लीफ क्या हो गई? एक्सप्लांट। आप एक बड को ग्रो करवा रहे हो लेबोरेटरी में, तो बड क्या हो गई? एक्सप्लांट। आप रूट को लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हो, तो रूट क्या हो गया? एक्सप्लांट। तो इसका मतलब एनी प्लांट पार्ट टेकन फॉर कल्चरिंग, आप किसी भी प्लांट को कल्चरिंग के लिए यूज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? एक्सप्लांट। तो जिस भी प्लांट पार्ट को आप कल्चरिंग के लिए यूज कर रहे हो, रूट ले रहे हो, स्टेम ले रहे हो, शूट ले रहे हो, बड ले रहे हो, लीफ ले रहे हो, उसे आप क्या कहेंगे? एक्सप्लांट कहेंगे। ठीक है। अब उसको आप लेबोरेटरी में तो ग्रो करोगे, लेबोरेटरी में ग्रो करने पर न्यूट्रिएंट मीडियम भी चाहिएगा। भाई न्यूट्रिएंट मीडियम भी तो चाहिए, तो नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट मीडियम। अब प्लांट टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम आप कौन सा यूज करोगे? तो प्लांट टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम में आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए कार्बन सोर्स। सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट मीडियम में कार्बन सोर्स चाहिए। कार्बन सोर्स आता है सुक्रोज। कार्बन सोर्स के रूप में आपको क्या मिलेगा? सुक्रोज। कार्बन सोर्स के अलावा आपको क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स चाहिए, जिसमें मिनरल्स आएंगे। आपको विटामिन चाहिए, आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए, और आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए। ये हम पढ़ते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जब आप न्यूट्रिएंट मीडियम की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम में सुक्रोज यूज करते हैं कार्बन सोर्स के रूप में। उसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए। और ये आपका प्लांट न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया। एसेप्टिक कंडीशंस कैसे मेंटेन करते हैं बेटा? एसेप्टिक या स्टराइल कंडीशंस जो होते हैं ना, वो ऑटोक्लेविंग से होता है। ऑटोक्लेव एक बड़ा स्टील का apparatus होता है, उसमें हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 psi प्रेशर पर सारे यूटेंसिल्स को, सारे apparatus को स्टरलाइज कर देते हैं, ताकि कंटामिनेशन ना रहे। बट ऑटोक्लेविंग एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कर लिया। अच्छा, अब मुझे बताओ आप, कोई भी प्लांट पार्ट, आप सुनो, कोई भी प्लांट पार्ट आप यूज करके, एक्स प्लांट को यूज करके पूरा का पूरा नया प्लांट बना दोगे। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर से आप नए प्लांट्स बनाओगे, बहुत सारे नए प्लांट्स बनाओगे, ये सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। आपने एक सोचो, एक लीफ ली, लीफ से आपने एक नया प्लांट बनाया, उस नए प्लांट से आपने हजारों नए प्लांट्स बनाए। तो ये सारे प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि टिश्यू कल्चर में आपका ये सारा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सारा का सारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, या ये सारा का सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो इसका मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर यूज करके आप बहुत सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनाते हो। इस मेथड को, इस मैकेनिज्म को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन एक टर्म आया, क्या मतलब है? माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब है जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करके बहुत सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनाते हो, तो उसे प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और ये सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो बनते हैं, ये सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो हम बनाते हैं, उनको कहते हैं सोमा क्लोन्स। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों? नेक्स्ट यहां पर using plant tissue culture, large number of genetically identical plants
are produced by a process called माइक्रोप्रोपगेशन। सही बात है। तो माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करके बहुत सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ये सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स क्या कहलाते हैं? सोमा क्लोन्स। इन जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स। मतलब हमेशा याद रखना, प्लांट टिश्यू कल्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है। देयर आर नो वेरिएशंस। सारे प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इनको हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है एप्लीकेशन। भाई ये माइक्रो प्रोपगेशन का कोई फायदा है क्या? ठीक है, आप बहुत सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स तो बना रहे हो, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या याद रखनी है। तो अपने पास नेक्स्ट आता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। ठीक है, आपके पास माइक्रो प्रोपगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या आती है कि आप वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? मान लो बच्चों, आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट में एक वायरस इंफेक्शन लग गया। ठीक है, आपके पास एक प्लांट है, इस प्लांट में एक वायरस इंफेक्शन लग गया। इस प्लांट को वायरस ने इस प्लांट को एक वायरस ने इंफेक्ट कर दिया। अब क्या होता है बच्चों, जब प्लांट को वायरस इंफेक्ट कर देता है, तभी भी इस प्लांट के एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। समझना इस बात को। एक प्लांट को वायरस ने इंफेक्ट कर दिया, एक प्लांट को वायरस ने इंफेक्ट कर दिया, लेकिन वायरस इंफेक्शन के दौरान एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टेम्स अफेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? क्योंकि इनमें डिवीजन की रेट वायरस के मल्टीप्लिकेशन से तेज है। इनके सेल ज्यादा तेज डिवाइड कर रहे हैं वायरस इंफेक्शन से। तो एक्सिलरी एपिकल मेरिस्टेम अभी तक अफेक्टेड नहीं हुए हैं, तो आप इनको एक्सप्लांट के रूप में यूज कर लो। आप इस प्लांट जिसको वायरस इंफेक्ट कर चुका है, उसके एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टेम को आप एक्सप्लांट के रूप में यूज कर लो। उनको आप लेबोरेटरी में ग्रो कर लो, और उनको एक्सप्लांट के रूप में यूज करके आप जो नए प्लांट्स बना दोगे, जो आप नए प्लांट्स बनाओगे, वो नए प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। वो नए प्लांट्स तो इन जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे और वायरस फ्री होंगे, और वायरस फ्री होंगे। आ गई बात समझ में? तो आपके पास माइक्रो प्रोपगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही है वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस करना। मान लो एक प्लांट को वायरस ने इंफेक्ट कर दिया, लेकिन वायरस इंफेक्ट होते हुए भी उसकी एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टेम्स अनअफेक्टेड रहते हैं। तो एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टेम को आप एक्सप्लांट के रूप में यूज करो, लेबोरेटरी में उसको ग्रो करो न्यूट्रिएंट मीडियम पर। सारे नए प्लांट्स बनेंगे, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल इस प्लांट के होंगे और वायरस फ्री होंगे। तो ये आपके पास माइक्रो प्रोपगेशन का एप्लीकेशन है। फिर आपके पास यहां पर एक और टॉपिक है बच्चों, एक आखिरी टॉपिक। क्या है वो आखिरी टॉपिक? है जिसको हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें सुनो, इसमें अपन दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं। क्या लिया बच्चों? मैंने ले लिया एक, सुनो, मैंने ले लिया
मैंने ले लिया बच्चों एक प्लांट सेल ए, ठीक है, और मैंने ले लिया बच्चों दूसरा प्लांट सेल बी। मतलब मैंने दो डिफरेंट प्लांट वेराइटीज ले ली, मतलब एक आलू भी ले सकता हूं, एक पटेटो, कुछ भी, दो डिफरेंट प्लांट्स ले लिए। अब सबसे पहले तो क्या करता हूं बच्चों, सबसे पहले तो मैं इनकी प्लांट सेल रिमूव करूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, रिमूवल ऑफ प्लांट सेल। सबसे पहले इनकी सेल वॉल रिमूव करूंगा, और सेल वॉल को रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा बच्चों, सेल्यूलेजेस यूज करूंगा, पेक्टिनेजेस यूज करूंगा, ये सारा। तो सेल्यूलेजेस और पेक्टिनेजेस यूज करूंगा, और सेल्यूलेजेस और पेक्टिनेजेस के द्वारा इनकी सेल वॉल को मैं रिमूव कर दूंगा। जैसे ही इनकी सेल वॉल रिमूव हो गई बच्चों, जैसे ही इनकी सेल वॉल रिमूव हो गई, अब ये प्रोटोप्लास्ट कहलाएंगे। अब इनको आप क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट ही कहोगे ना भाई। प्लांट सेल माइनस द सेल वॉल, जैसे ही आप प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा देते हो, सेल वॉल हट जाने के बाद प्रोटोप्लास्ट ही बचता है। तो आपके पास अब ये प्रोटोप्लास्ट बच गए। अब इन प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं पीईजी। पीईजी, इसे हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। इसे हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ये एक फ्यूजन एजेंट है, ये दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर देगा, और फ्यूज करने पर जो सेल आपके पास बनेगा, ये, इसी को हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों पोमेटो। पोमेटो में आपने किस किस को फ्यूज कर दिया, पटेटो और टमेटो को। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स तो क्लियर हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो डिफरेंट प्लांट सेल्स लेते हैं। दो डिफरेंट प्लांट सेल्स लेते हैं, सबसे पहले उनकी प्लांट सेल वॉल हटा देते हैं। सेल वॉल को हटा देते हो सेल्यूलेजेस और पेक्टिनेजेस के द्वारा, सेल वॉल हट गई। सेल वॉल हट गई तो प्रोटोप्लास्ट बच गया दोनों का, और दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के द्वारा, जिससे सोमैटिक हाइब्रिड बनता है। अब आप पहला सवाल पूछोगे, सर क्यों कर रहे हैं ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्यों कर रहे हैं? पहली चीज, नेचर में नहीं होती। नेचर में आपने कभी देखा है कि आलू और टमाटर आपस में मेट कर रहे हो? नहीं ना। आलू आलू के साथ करता है, पटेटो टमाटर टमाटर के साथ करता है, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक होता है। यहां पर आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो। बेसिकली एक पटेटो की एक डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट स्पीशीज के साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि नेचर में दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन, आप लोग आर्टिफिशियली कर रहे हो। पहली चीज तो ये करके देख रहे हो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है तो क्या फायदा है, ये है। दूसरा फायदा क्या है बच्चों? दूसरा फायदा यह है कि जब आप एक सोमैटिक हाइब्रिड बनाते हो, तो दोनों डिफरेंट स्पीशीज के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। ऐसा और कहीं नहीं होता। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो ना बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। आपने देखा होगा मेल गैमीट फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस तो आपस में मिक्स होते हैं, साइटोप्लाज्म हमेशा फीमेल एग का ही आता है। तो हमेशा जो फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, साइटोप्लाज्म तो एग का ही रहता है। इस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में देयर इज फ्यूजन ऑफ बोथ द सेल्स, तो दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर जो है वो अपन ने अब कंप्लीट कर लिया है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। अब एक चीज है बच्चों, मैंने देखो एक चीज आपको जानबूझकर नहीं बताई। क्या चीज नहीं बताई? जो फर्स्ट पेज पर है। आप बोल रहे होंगे सर ये फर्स्ट पेज पर ये पॉइंट तो आपने बताया ही नहीं, इस पे कोई सवाल नहीं आता बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में ये जो है ना 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, ये पे कोई सवाल आज तक ना बना है ना बनेगा, क्योंकि इसमें यह है कि आपको बेस्ट कैटलिस्ट यूज करना है, बेस्ट कैटलिस्ट के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस बनाने हैं और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी है। यह कोई काम की चीज नहीं है बच्चों, इस पर कोई सवाल नहीं बनता है, ना आज तक बना है। फर्स्ट पेज कोई काम का नहीं है, बाकी हर चीज अपन ने देख ली बच्चों। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो नई पॉइंट ऐड किए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, टिश्यू कल्चर, एक्सप्लांट, माइक्रो प्रोपगेशन, टोटीपोटेंसी, सोमा क्लोन्स, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और जल्दी कंप्लीट किया है बच्चों, कोई पॉइंट नहीं छुड़ाया है।
ठीक है, अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, करो आराम से। तो बैसिलस के पास एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, गलत। बीटी प्रोटीन एक्टिव टॉक्सिन बैसिलस में होता है, नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये ओवरीज में नहीं, मिड गट में जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बच्चों? सेकंड। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट्स गट। किसमें? मिड गट में। किस पीएच पर? एल्कलाइन पीएच पर। सही बात है, सही आंसर सेकंड। चलें आगे। फिर है बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन थी। इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बिल्कुल सही। इसमें आरआईएससी भी काम करता है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है कौन सी क्राइजीन कॉटन बोलवर्म के विरुद्ध काम करती है? किसके विरुद्ध? कॉटन बोलवर्म। 1AC 2AB दोनों। और क्राई 1AB किसके लिए काम करती है? क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए काम करेगी। ठीक है बच्चों, आगे चलें। फिर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म? द पीस ऑफ डीएनए would not be able to multiply itself in the progeny cells if it not integrated into the genome of the organism. सही बच्चों, करेक्ट है ये। If the alien piece of DNA had become a part of it, the chromosome will replicate, क्योंकि बिल्कुल क्रोमोसोम के साथ वो जुड़ गया तो replicate करेगा। If the alien piece of DNA is linked with origin of replication, it will replicate. यह बिल्कुल सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। अभी अपन ने देखा, बिल्कुल सही। द इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बच्चों। कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स में ज्यादा यील्ड नहीं होती है, मॉडर्न टेक्निक ज्यादा यील्ड देते हैं। फिर है बच्चों नेक्स्ट, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीएमिनेज मे बी क्योर्ड परमानेंटली। परमानेंटली कब कर सकते हो बच्चों? यहां पर पूछा है आपसे एडीए डेफिशिएंसी को परमानेंटली कैसे क्योर करेंगे। तो परमानेंट तो आपके पास अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, आप बोन मैरो सेल्स में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखने पर होगा बच्चों। पीरियोडिक इंफ्यूजन से ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं होगा, परमानेंट चौथा ऑप्शन सही चला गया। फिर क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज का सीडीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स ऑफ द पेशेंट रिसीविंग जीन थेरेपी। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं भाई? वेक्टर कौन सा यूज करेंगे? एनिमल सेल्स के लिए हमेशा याद रखना कौन सा वेक्टर यूज होता है? रेट्रोवायरस। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर हम यूज करते हैं प्लांट सेल्स के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? सी, रेट्रोवायरस। फिर नेक्स्ट है बच्चों, इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड? दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, सही। दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, सही। सिक्रीटेड इन एन इनएक्टिव प्रो इंसुलिन फॉर्म, सही। सी पेप्टाइड इज एक्टिव टू द एक्टिव इंसुलिन, ये गलत हो गया। सी पेप्टाइड इज एडेड नहीं, इज रिमूव्ड फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन। तो गलत बताना था बच्चों, इसमें गलत क्या हो गया? चौथा या डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव टॉक्सिन, सही है। हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट द इनएक्टिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द एसिडिक पीएच। ये गलत हो गया ना, एसिडिक पीएच पर नहीं, एल्कलाइन पीएच पर।
तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। बीटी टॉक्सिन और इनसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय ग्राइजीन सही, और आपके पास दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर मैच करनी है बच्चों लिस्ट। अल्फा एंटी ट्रिप्सिन एम्फीजमा के ट्रीटमेंट में, मतलब ए का क्या हो गया बच्चों? थर्ड। क्राई 1 ए बी कौन बोरर है? बी का हो गया फोर्थ। क्राई 1 ए सी कॉटन बोलवर्म, सी का हो गया 1। और एंजाइम रिप्लेसमेंट एडिनोसिन डीएमिनेज, डी का क्या हो गया? सेकंड। तो ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का 1 है, डी का सेकंड है। सही जवाब क्या हो गया बच्चों? इसका डी। फिर नेक्स्ट आ गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस? इनमें से कौन अर्ली डायग्नोसिस नहीं है? डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, एलाइजा है, पीसीआर है। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस ये कन्वेंशनल है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नहीं है। फिर बच्चों ट्रांसपोजॉन्स, ट्रांसपोजॉन्स में देखो, ट्रांसपोजॉन्स हो गए या आरएनए वायरसेस हो गए, ये हम आरएनए इंटरफेरेंस में यूज करते हैं। ट्रांसपोजॉन्स हो गए या आरएनए वायरसेस हो गए, इनको हम एज अ सोर्स ऑफ आरएनए यूज करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस में। और आरएनए इंटरफेरेंस कैसी टेक्निक है? जीन साइलेंसिंग की। आरएनए इंटरफेरेंस कैसी टेक्निक होती है बच्चों? जीन साइलेंसिंग की। फिर इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज, क्योंकि हमें पता है दे आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। ठीक है ना, इनका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, इसलिए बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों आराम से। नाउ डेज क्या पूछा गया है आपसे? म्यूटेटेड जीन कैंसर, तो आपको ध्यान में रखना है म्यूटेटेड जीन जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपेयर नहीं करेगी, क्योंकि ब्रोब के साथ अब वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं दर्शा रही। जीन में म्यूटेशन हो गया, उसका सीक्वेंस चेंज हो गया, अब इसका मतलब प्रोब उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, और वो फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखाई नहीं देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल करेक्ट है ये। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, ये गलत हो गया। प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, बिल्कुल प्रो में तो सी पेप्टाइड होती है। ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों आपको, बी इनकरेक्ट है, बाकी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बच्चों? सी। ठीक है, इसमें पूछा है बच्चों अंडरस्टैंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन। तो इसमें आपके पास एनसीईआरटी के हिसाब से एलाइजा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एलाइजा है, पीसीआर है, प्रोब्स है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। फिर एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। अब एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो जाता है। कौन सी बीमारी अपन ने पढ़ी थी? स्किड, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, तो आई गेस चैप्टर अब अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है बच्चों, और पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों का रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। अगर आपको ऐसा रिवीजन क्लासेस बढ़िया लग रही हैं तो जरूर सेशन को लाइक कीजिए बच्चों, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रिवीजन क्लास कैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।